दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि शादी की रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो इस कदर बेखबर होकर सो गई। अब आगे। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोच देकर मैं हैरत में डूब गई। ऐसी ही खरोचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थी, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों की जख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अभी सोच में डूबी थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। सामने रिंकू तौलिए से अपना बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना। शुरू कर दो। रिंकू की बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। रिंकू के बदले तेवर में सहम कर रह गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ऐसी नींद में सो गई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो, और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नजर आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो अपना एक एक कदम चलना मुश्किल रहा था। नीचे सीढ़ियां उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिया और रिंकू के बराबर में बैठ गई। तभी एक नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी, जो 6 फीट लंबा और उतना ही मोटा भी था, बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं बखला गई। वह मुझसे देखकर अजीब के अंदाज में मुस्कुरा रहा था, अजीब नजरों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, यह रिंकू का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी, ये थोड़ा सा बावला है, आधा पागल सा है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी थी। बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज में हंस रहा था। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे और पूरा बाउल भरकर सब्जी तरफ रखा और उसी में खाने लगे। देखकर मैं हैरत में उसे देख रही थी। वह एक पराठे के बाद 4 निवाले बनाता और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी। जैसे वह खा रहा था जैसे उसने कभी देखा ही नहीं हो। मैं मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत का बड़ा जोर का झटका लगा। जिस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया, मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। मैं कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहोगी, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुटका। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास यह देखकर हंसने लगी। कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, यह बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसका किसी बात से मना कर दे तो यह जुनूनी सा हो जाता है। हम भी इसके किसी काम को नहीं मना करते हैं। मैंने रिंकू की तरफ देखा, जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी। अभी पानी डाल ही रही थी कि उसने जग से मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाजा बिल्कुल जंगली जैसा था। वह जग से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। रात को रिंकू मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा। कहने लगा, यह पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया। कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आई थी, मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों की जगी थी, जो कल तुम लेट थे। यह मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। यह कहकर रिंकू ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे मुहटों से लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वे पीना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया, मुझे फिर से नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद में मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसे कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। वैसे गर्दन पर दांती के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में देवर, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। रिंकू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं। लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और नंद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेले ही टेबल पर बैठी थी। जब देवर ने ऐसी बात मुझसे कही कि दंग रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता।
यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा आदमी नहीं जानता था। वह मुझसे देखकर भी हंस रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई, यह सोचने की रात को मुझे रिंकू नशे में दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वह मुझे पूरा हक था। मैं मेरे होशोबाज में भी मेरे साथ रिश्ते बना सकता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था। और फिर मेरे देवर का ऐसी बात कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है। मैं बात देवर तक कैसे पहुंची थी, और वह भी ऐसे आदमी जो कि आधा पागल था। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब रिंकू ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने आज हरगिज यह दूध नहीं पीऊंगी, इसमें यकीनन नशे की चीज है। उसने गिलास में मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ में गिलास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं रिंकू, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊंगी। मेरा ये कहना था कि रिंकू गुस्से में बिखर सा गया। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? दोख, मैं बहुत जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इसलिए चुपचाप से जो कहता हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप यह दूध पियो। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ रिश्ता बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सहन सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की मैं दूध का गिलास न पीऊं, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वजन कम हो चुका था। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी, लेकिन एकदम से मेरा वजन कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगे थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। मेरी आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ने लगे थे। सीढ़ियां चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मेरे साथ अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। वह मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयां दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट किए। इसके बाद आराम करने का बोल दिया। मेरी सास और नंद आराम रवैया टाप की नहीं थी। वे मुझे रोक टोक करती, काम की जिम्मेदारियां डालती, बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि मुझे इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी और आम सी सकल सूरत की लड़की से शादी क्यों की। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझसे कहा कि रिंकू ने तुम्हें पसंद कर लिया और हमें रिंकू की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। उसकी जिंदगी उसने अपनी मर्जी से गुजारनी है, इसलिए हमने बिना किसी रोक टोक के तुम्हारी और उसकी शादी करवा दी। कह रही गुस्ती मेरे लिए अब तक सुलझी हुई थी। रिंकू ने मुझसे शादी क्यों की? वापस मेरी सास कहने लगी, मुझे शॉपिंग मॉल के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमी। मैं गाड़ी में ही बैठी रही। यूं ही समय गुजारने के लिए अपने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नजर रिंकू पर पड़ी। और जिस लड़की को मैंने रिंकू के साथ देखा उसे देखकर तो मैं अपने होश आवाज को बैठी थी। मैं दोनों गाड़ी से उतर और रेस्टोरेंट को अंदर चले गई। मेरी गाड़ी दूर से मेन रोड पर थी और मॉल के सामने खड़ी थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी। मैं गाड़ी में से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया और उस रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर रिंकू और वह लड़की थे। जहां वे बैठे थे दोनों की तरफ पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसी बैठे ही मेरी पीठ की उनकी तरफ थी। जो मैंने उनके मुंह से सुनी वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझसे गर्म खोलते तेल में फेंक दिया हो। अब मुझे ऐसे हर सवाल का जवाब मिल गया था। रिंकू ने मुझसे शादी क्यों की थी, क्या मकसद था, यह मैं जान चुकी थी। यह सच मेरे इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मेरे यहाँ से खुद पे खुद आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट के बाहर आ गई जहाँ मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के पास खड़े दाएं बाएं मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी के आकर बैठ गई। अब भी मेरे आंसू बह रहे थे। मैं घर वापस आ गई। किसी ने भी कोई बात नहीं की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब रिंकू मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, वो मुझे ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूंगी। 1 महीने में चुपचाप उस हर बात मान रही थी, इसलिए अब उसे लगा कि शायद मैं दूध पी लूंगी। जैसे ही रिंकू कमरे से बाहर गया, मैं बैठ के खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गड्ढे से खुलती थी। पौधों के बीच मैंने वह दूध गिरा अपने पास से एक मिल्क पैक निकाल कर गिलास में डाल दिया। मुझे ये जानना था कि रिंकू रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब रिंकू कमरे में आए तो मैंने उसे मुस्कुरा देखा। उसने मेरे मेडिसिन मुझे दी और कहा, तुम क्या हुआ जो ये दवा खा रही हो?
मैंने कहा मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, कहने लगा ठीक है खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद मैं बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नशे में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद रिंकू कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वे बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने रिंकू और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वे लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन रिंकू के साथ, इसलिए मैं गाड़ी में उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर बैठी थी। रिंकू मेरी बहन से कह रहा था कि वह ड्रामा बहुत ज्यादा नहीं चल सकता। मेरी बहन कहने लगी देखो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो, उस हिसाब से वह कुछ ही महीने जिंदा रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं कहने लगा मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझे जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह से बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है ये मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उससे अपनाना पड़ा। यह मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ 2 बहनों की शादी कर चुकी है और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। और फिर तो मुझ में उम्र से 10 साल बड़े भी थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती और फिर मैं जितनी खूबसूरत हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा चलो मेरी बहन वैसे भी किसी काम की नहीं, अगर मैं मेरे काम ही आ सकती है तो क्या नुकसान है। कुछ ही महीनों में मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ इस रिश्ते को के लिए मना नहीं करेगी क्योंकि तुम उन्हें देखे वाले हो, और मैं भी जिद करके माँ को मना ही लूंगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ऐसा दिखावा कर रही थी कि मैं सो गई हूँ कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। जो कमरे के दाखिला हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैं मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फौरन खड़ी हो गई। मैंने कहा तुम मेरे कमरे में क्या कर रही? मैंने पूछने पर वह कहने लगा रोज मेरा भाई मुझे ही तुम्हारे पास कमरे में भेजता है, कहता है जाए ऐश करो। मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन मैं बाहर जाने के लिए बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा हो, हर रोज मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो आज बाहर क्यों जाऊं? तुम्हारे साथ रहकर मुझे आज बहुत मजा आता है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया, कहने लगा तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मैं शोर बचा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे ढकेलकर बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर जो ऐसी कोई जंगली जानवर था, सुबह होते ही मैं मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अपने फायदे के लिए उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यह सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फोन था। कहने लगा तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करा तो तुम मर सकती हो। मर भी तो गई थी। मेरी छोटी बहन जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ। वे एक बार मुझसे कह देती कि रिंकू से शादी करनी है तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर रिंकू की और उसकी शादी करवा देती। हम 4 बहनें थी, चारों बहनों में से बड़ी थी और मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। नैना सबसे छोटी थी। उसने यह कैसा भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बात बता देती तो मैं उसकी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई आराम भी नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी काट लेती, लेकिन नैना ने जो किया उसके साथ मेरे रिश्ते से भरोसा ही उठ गया। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करना अपनी जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन ने रिंकू से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर मैं सोचती हूँ जो पाप और चिल्लत की जिंदगी में गुजार रही थी, मैं वो नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फायदा नहीं था। यह पर सच सुनना कोई भी नहीं चाहता। मैं मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने में कम ही असर नजर आते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है।
कैसे कह सकते हैं रिंकू, जिसे आदमी औरत की इज्जत करना नहीं आता और जिसने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले कर दिया और उसके अंदर की गैरत नहीं जागी। वह नैना को खुश रख सकता है, जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि रिंकू उसका साथ दे और उसके साथ जिंदगी बिताए।